नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग खतरनाक रूप से बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर 10वीं रात भी जोरदार बमबारी की, लेकिन ईरान के पलटवार ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। ईरान ने अमेरिका के तमाम सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी है। कुवैत में जहां उसने हिमार्स मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन में मिसाइल रक्षा रडार प्रणाली और एक F-15 विमान को तबाह कर दिया। ईरानी हमलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उन्हें इस जंग को आगे बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों से डरे ट्रंप इजरायल से मांगेंगे मदद, यानी इजरायल भी इस जंग में शामिल हो सकता है। तो क्या और तेज होगी ये जंग, या फिर ट्रंप करेंगे सीज फायर का ऐलान? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सऊदी अरब के खिलाफ हुती विद्रोहियों का बड़ा कदम, समुद्री नाकाबंदी लगाने का किया ऐलान, क्षेत्र में बड़े टकराव की बढ़ी आशंका। जापान के एक्शन से बौखलाया चीन, चीनी सेना PLA ने बजाई युद्ध की घंटी, कहा पारंपरिक केवल आत्मरक्षा की नीति की लाल रेखा पार कर रहा जापान। रूस पर यूक्रेन ने 400 ड्रोन से किया हमला, व्यापारिक पोत पर हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत, भारत ने की निंदा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ अपने ही देश में खुला मोर्चा। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे खुश देश ने बसाया पाताल लोक, हंसती खेलती जगह के पीछे है गहरा रहस्य। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान ने भारत से बढ़ाया दोस्ती का हाथ, व्यापार की प्रक्रियाओं को आसान बनाने, प्रशासनिक बाधा कम करने की कही बात, पाकिस्तान को लग सकती है मिर्ची। तालिबान को पाकिस्तानी सीमा के पास बड़ा झटका, विद्रोही लड़ाकों ने याफ्ताल-ए-पाइन जिले पर जमाया कब्जा, अफगान सेना को मुख्यालय से खदेड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, कनाडा के सामान पर लगाया 50% शुल्क, कनाडा पर अमेरिकी गाड़ियों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ गलत बर्ताव करने के लगाए आरोप। नेपाल में 1 रुपए के सिक्के से विवादित नक्शा नहीं हटेगा, सरकार ने नेपाल राष्ट्र बैंक का नई डिजाइन का प्रस्ताव लौटाया। विवादित नक्शे में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा को दिखाया है अपना हिस्सा। तो अमेरिका और ईरान की जंग 10वें दिन में प्रवेश कर गई है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान पर जोरदार बमबारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सीरिक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोनारक समेत कई इलाकों में विस्फोट हुए। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर्स, समुद्री क्षमताओं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमले जारी रखने की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिकी सेनाएं उस जलनमरू मध्य से स्वतंत्र और खुले तौर पर गुजरने की कोशिश कर रहे आम नागरिकों यानी नाविकों के प्रति ईरान की गैर जरूरी आक्रामकता के लिए उसे जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार और मुस्तैद है। यानी अमेरिकी सेना के ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हो रहे हैं, लेकिन उसके ये हमले पूरे क्षेत्र को और भी बड़े संकट में धकेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी अमेरिकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ गई है। ईरान की तरफ से खाड़ी देशों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का दावा है कि हमने कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके कुवैत में 3 प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में कुवैत में मौजूद अमेरिकी रडार, संचार और सैटेलाइट सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के हैंगर पर भी हमला किया गया। वहीं कुवैत के कैंप अरिफजान में प्रशासनिक भवनों और दिशा निर्धारण एंटेना, कैंप अल अदीरी में एक हेलीकॉप्टर पार्किंग क्षेत्र और अहमद अल जाबेर बेस में सैनिकों के आवास सुविधाओं पर हमला किया गया। इस दौरान अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तैनात हिमार्स मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले में एक शेल्टर के अंदर मौजूद मिसाइल रक्षा रडार प्रणाली और एक F-15 विमान को भी तबाह कर दिया गया है। IRGC के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों में बड़े धमाके के बाद आग लग गई। वहीं ओमान के तट के पास भी एक टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबर है। उधर बहरीन में भी IRGC ने बड़ा हमला करते हुए मुहर्रक में अमेरिकी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया।
बहरीन के रिफा क्षेत्र में तैनात अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। यानी ईरान ने अपने जवाबी हमलों में अमेरिका को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। दोनों देशों में तेज होती इस जंग के बीच कतर ने संयुक्त राष्ट्र को खत लिखा है, जिसमें उसने इन हमलों से हो रहे नुकसान के मुआवजे की मांग की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग को लेकर घिरते जा रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने की मांग की है और कहा है कि डेमोक्रेट रिपब्लिकन को सैन्य अभियानों को रोकने के लिए मतदान करने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसे में अब ट्रंप भी इस जंग को लेकर आगे की योजना पर विचार करने को मजबूर हो गए हैं कि उन्हें इस जंग को आगे बढ़ाना भी चाहिए या नहीं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप या तो 10 दिन के सीजफायर के प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं या इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ नया बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। कतर, मिस्र और पाकिस्तान समेत कई देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच 10 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव दिया है। हालांकि दोनों देशों ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है और हमले जारी हैं। यानी अगर ईरान के हमले इसी तरह तेज होते रहे तो अमेरिका इजरायल को भी इसमें शामिल कर लेगा। फिर यह जंग और खतरनाक रूप से बढ़ सकती है। ऐसे में अमेरिका और ईरान इस जंग को लेकर आगे क्या रुख अपनाते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोहियों के बड़े ऐलान की। तो सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच एक बार फिर टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अब सऊदी अरब पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब वो बाब अल मंदब को ब्लॉक करने जा रहा है। हूतियों ने कहा है कि हम सऊदी अरब की तरफ से यमन पर थोपी गई अन्यायपूर्ण और दमनकारी घेराबंदी के जवाब में जैसे को तैसा जवाब देंगे। हम आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर आधारित अपराधी सऊदी दुश्मन के खिलाफ एक समुद्री प्रतिबंध की घोषणा कर रहे हैं। सऊदी अरब के लिए इस नौसैनिक नाकाबंदी का मतलब है कि वो बाब अल मंदब का इस्तेमाल कर पूर्वी एशिया को तेल निर्यात नहीं कर पाएगा। और यही नहीं, कोई भी देश, कोई भी शिपिंग कंपनी सऊदी अरब को निर्यात नहीं कर पाएगी। इससे सऊदी अरब के वार्षिक तेल राजस्व को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि बाब अल मंदब एक बहुत ही जरूरी और संकरा समुद्री जलडमरू मध्य है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये एशिया यानी यमन और अफ्रीका यानी जिबूती और इरिट्रिया के बीच का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके बिना लाल सागर से होकर सुएज नहर तक पहुंचना नामुमकिन है। यानी एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी पहले से ही जारी है, जिससे पूरे वैश्विक व्यापार में उथल पुथल मची हुई है। खासतौर पर खाड़ी देशों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित है। और अब हूतियों ने एक और नाकेबंदी की तैयारी कर ली है, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सऊदी अरब भी इस फैसले से भड़क गया। उसने यमनी लोगों पर घेराबंदी करने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमने यमन की वैध सरकार के साथ मिलकर भाईचारे वाले यमनी लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम किया है, जिसमें विकास परियोजनाओं को जारी रखना, यमनी सरकार के बजट का समर्थन करना और बिजली स्टेशनों के संचालन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करना शामिल है। हूतियों के इस ऐलान पर यमन में सऊदी अरब के समर्थन वाले गठबंधन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस खतरे का दृढ़ता पूर्वक जवाब देने का वादा किया है। गठबंधन ने एक बयान में कहा कि हम उनका बलपूर्वक जवाब देंगे। हमने बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अपने जहाजों के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सऊदी समर्थित सरकार के लिए मुश्किल यह है कि उसको केवल हूतियों का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हूतियों का समर्थन करने वाली जनता ने भी सऊदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समुद्री नाकाबंदी की घोषणा के बाद यमन के हूती विद्रोहियों के समर्थकों ने राजधानी सना में रैली निकाली। उनका कहना है कि सऊदी अरब की आक्रामकता और नाकाबंदी के जवाब में लिया गया यह फैसला बुद्धिमानी भरा है। उन्होंने 12 सालों तक हमारी नाकाबंदी की है, इसलिए हम उनसे कहते हैं कि नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी, हवाई अड्डों के बदले हवाई अड्डे और बंदरगाहों के बदले बंदरगाह। इस रैली में शामिल लोगों ने कहा कि यमनियों ने हवाई अड्डों और बंदरगाहों को फिर से खोलने के लिए बार बार अपील की थी। इसके बाद नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी का यह फैसला किया गया। दरअसल यमन में फिलहाल सत्ता के 2 केंद्र हैं। उत्तरी यमन, जिसमें राजधानी सना शामिल है, उस पर हूतियों का शासन है, और दक्षिणी यमन यानी अदन शहर से सऊदी समर्थित सरकार चलती है और इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी मिली हुई है। ऐसे में लंबे वक्त से यहां गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि 2022 में यहां युद्ध विराम लागू हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर सऊदी और हूतियों के बीच बढ़ते तनाव ने क्षेत्र में बड़ी जंग का खतरा पैदा कर दिया है।
और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन और जापान में बढ़ते टकराव की। तो चीन ने जापान को साफ चेतावनी दे दी है कि वो रेड लाइन को पार कर रहा है। यह युद्ध की तरफ कदम बढ़ाने जैसा होगा, जिसके बाद पूर्वी एशिया में भी बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। वैसे तो यह पहली बार नहीं है जब चीन ने जापान को युद्ध की धमकी दी हो। इससे पहले भी जब जापानी पीएम साने ताकाइची ने ताइवान पर हमले की स्थिति में हथियार उठाने की चेतावनी दी थी, तब भी चीन ने ऐसे ही तेवर दिखाए थे। और अब इस बार उसका बयान जापान के हालिया फैसलों को लेकर आया है। बीजिंग ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जापान अपनी पारंपरिक केवल आत्मरक्षा की नीति की लाल रेखा पार कर रहा है। चीन की सेना के मुखपत्र पीएलए डेली में छपे एक लेख में जापान की तेजी से बढ़ती ड्रोन क्षमताओं के बारे में चेतावनी देते हुए कहा गया कि जापान ऐसे मानव रहित सिस्टम विकसित करके रीमिलिटराइजेशन यानी फिर से सैन्यीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जो लंबी दूरी तक सटीक हमले, जवाबी हमले और अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त आक्रामक मिशन करने में सक्षम है। जापान अपनी दशकों पुरानी विशेष आत्मरक्षा की नीति की रेड लाइन पार कर रहा है और अब एक ऐसे देश में तब्दील हो रहा है जो युद्ध लड़ने में सक्षम है। चीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब जापान रक्षा क्षेत्र में भारी भरकम निवेश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने 2023 से अगले 5 सालों के अंदर मानव रहित प्रणालियों पर 1 ट्रिलियन येन खर्च करने का टारगेट रखा है। दरअसल जापान बीते कुछ वक्त से अपनी रक्षा नीतियों में लगातार बदलाव कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस जापान ने शांतिवादी नीति अपना ली थी, अब उसका मानना है कि मौजूदा हालात में इस तरह अपनी सुरक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे भी चीन की बढ़ती ताकत और उसकी तेज होती आक्रामकता का पूरा एहसास है। ऐसे में वो अब अपनी आत्मरक्षा के लिए कई ऐतिहासिक बदलाव कर रहा है, जिसके तहत हथियारों के निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब वो लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे टाइप 12 और F-35A जैसे आधुनिक विमानों में टॉम हॉक मिसाइलों को एकीकृत कर अपनी डेटरेंस क्षमता भी मजबूत कर रहा है। इसके अलावा जापान ने अपने रक्षा खर्च को भी लगभग दोगुना कर 2% तक करने का संकल्प लिया है। जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने तो यहां तक संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में जापान परमाणु हथियार बनाने पर भी विचार कर सकता है। ऐसे में चीन की चिंता भी जाहिर है, लेकिन अब जिस तरह दोनों देशों में ये टकराव बढ़ता जा रहा है, उसे इस क्षेत्र की शांति के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ रूस के तेज होते हमले और दूसरी तरफ अपने ही देश में उनके फैसले का विरोध। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपने मंत्रिमंडल में कई अहम बदलाव किए हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री बदला, फिर रक्षा मंत्री को भी हटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन मिखाइलो फेडोरोव को रक्षा मंत्री के पद से हटाना उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूक्रेनी जनता ने उनके इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के तमाम शहरों में कई दिनों से हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से अब तक सबसे बड़े सड़क विरोध प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है, जिससे ज़ेलेंस्की भी काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने कुछ शीर्ष सैन्य कमांडरों से मुलाकात की है ताकि रक्षा नेतृत्व के प्रति बढ़ते इस असंतोष को कम करने की कोशिश की जा सके। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ किरिलो बुडानोव ने विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए एकता और संयम की अपील की है और रचनात्मक प्रतिक्रिया का वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि जनता की राय सुनी जा चुकी है, काम जारी है, नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। यानी ज़ेलेंस्की को अपने ही देश की जनता के साथ जंग लड़नी पड़ रही है और रूस के साथ भी जंग जारी है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर धावा बोला है। 400 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोनों ने रात भर चले भीषण हमले में मॉस्को को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए। रूसी अधिकारियों ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि रात भर वायु रक्षा बलों ने मॉस्को क्षेत्र पर हुए ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। इस बीच एक व्यापारिक पोत पर मिसाइल हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत की भी खबर आई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला रूस ने किया था, जिस पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिना किसी देश का नाम लिए इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि यूक्रेन में हमारा मिशन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और प्रभावितों को हर मुमकिन मदद दे रहा है। हम इस बात को दोहराते हैं कि संघर्ष के दौरान वाणिज्यिक पोतों को निशाना नहीं बनाया जाए। बेगुनाह चालक दल को खतरे में डालना या नौवहन और व्यापार की आजादी में रुकावट डालना बिल्कुल मंजूर नहीं है। मौजूदा हालात में इस जंग को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक इन हमलों की कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ेगी।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक हंसते खेलते देश की। तो जब हम किसी खुशहाल जगह की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? फ्रेश नेचर, स्वस्थ और मुस्कुराते हुए लोग, आर्थिक रूप से मजबूत परिवार और भी कई पॉजिटिव चीजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुशहाल देश पाताल लोक बसा सकता है? और आज हम एक ऐसे ही देश के बारे में बात करने वाले हैं। ये देश है फिनलैंड। फिनलैंड में लोग सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और फिर भी उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है। यही वजह है कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में एक पाताल लोक बसाया गया है। ये देखने में तो ऊपर से बिल्कुल साधारण है, लेकिन जैसे ही किसी खतरे का आभास होता है, ये जगह सेना के बंकर में तब्दील हो जाती है और यहाँ किलेबंदी हो जाती है। इस जगह पर 5500 से ज्यादा सिविल डिफेंस शेल्टर है। इनमें करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि शहर की आबादी सिर्फ 6.8 लाख के ही आसपास है। खास बात तो यह है कि बिल्कुल पाताल की तरह यहां एक बार चले जाएं तो धरती पर कुछ भी होता रहे, आप पर कोई असर नहीं होगा। ये शेल्टर मिसाइल हमले, रासायनिक हमला, युद्ध या यहां तक कि न्यूक्लियर इमरजेंसी में भी लोगों की जान बचा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि बंकर तो कई देश अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं ही, तो इसमें नया क्या है? तो इसका जवाब भी है कि दूसरे देशों के बंकर सिर्फ खतरे के वक्त में ही काम आते हैं, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि शांति के समय में ये जगहें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। इसके अंदर स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स सेंटर, इंडोर प्लेग्राउंड, स्केटिंग रिंग समेत कई अन्य सुविधाएं हैं। लोग यहाँ खेलने, व्यायाम करने और घूमने आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपातकाल की स्थिति आए, इन जगहों को कुछ ही घंटों में पूरा शेल्टर बना दिया जाता है। यानी आम दिनों में तो लोग इसे इस्तेमाल कर ही रहे हैं और इमरजेंसी में भी लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास यहाँ मनोरंजन के भी पर्याप्त साधन हैं। दरअसल फिनलैंड रूस की सीमा से लगा हुआ एक देश है। दोनों देशों की सीमा 1340 किलोमीटर लंबी है और साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से फिनलैंड की चिंता और बढ़ गई और इसीलिए फिनलैंड ने पहले ही ये तैयारियां शुरू कर दी थी। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।